इस पार्ट में आपका स्वागत है। ये पार्ट आपका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 3 आपका खत्म हो चुका है, ठीक है, और आपको जहां तक समझ में भी आ चुका है। तो पार्ट नंबर 3 के बाद आप पार्ट नंबर 4 की हम बारी कर रहे हैं। जहां पे हमने पार्ट नंबर 3 छोड़ा था वो था आपका, मैंने आपको कर्व यानी ग्राफ में दिखाया था कि कैसे टीआर एआर एमआर को बनाया जाता है। क्लियर हो गया। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि टीआर और एमआर में संबंध क्या होता है। ये संबंध आपको इस वे में मैंने लिखवाया कि आपको इजीली याद हो जाएगा और जनरल फॉर्म में है, मतलब एकदम आप ऐसे लिखा दोगे पूरे नंबर मिल जाने हैं, ठीक है। देखो क्या है, जब एमआर कम होता है, जब एमआर आपका नीचे गिर रहा था तो टीआर ऐसी स्थिति में घटती दर से बढ़ता है। देखो यहाँ पे एमआर के बढ़ने की बात तो हम कर ही नहीं सकते। देखो एमआर के बढ़ने की बात तो कर ही सकते, दोनों कर्व में एमआर बढ़ ही नहीं रहा। एक में एमआर बिल्कुल नीचे डाउन हो रहा था और एक में एमआर बिल्कुल स्थिर था, यही बात हो रही थी ना कर्व में। तो उसने बोला एमआर जब कम होता है तो टीआर ऐसी स्थिति में घटती दर से बढ़ता है। क्लियर है, बढ़ रहा होता है। जब एमआर शून्य होता है यानी एमआर बराबर 0 होता है, उस टाइम पे जो आपका टीआर था वो अधिकतम हो जाता है। बच्चा क्या होता है, अधिकतम, सबसे ऊंचा पहुंच गया था। अगर आपको लास्ट कर्व पन्ना पलट के देखो, कॉपी में आपने बना रखा है, वहां पे दिख जाएगा आपको। तो एमआर जब कम हो रहा है तो टीआर बढ़ तो रहा है, बट कौन सी दर से बढ़ रहा है, घटती दर से आपका बढ़ रहा है। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, जब एमआर 0 होता है उस टाइम पे टीआर आपका मैक्सिमम यानी अधिकतम होता है। फिर आपका एमआर ऋणात्मक हो जाता है और जैसे एमआर ऋणात्मक हो जाता है टीआर आपका कम होना शुरू हो जाता है, यानी गिरने लग जाता है नीचे की ओर। अधिकतम से पहले अधिकतम पे था ऐसे, अब नीचे गिर जाएगा। क्लियर है। देन उसके बाद एमआर इज इक्वल टू होता है टीआर एन में से टीआर एन माइनस 1 घटाना। ये आपको पता है एमआर इज इक्वल टू क्या होता है, टीआर एन में से टीआर एन माइनस 1 घटाना, और टीआर इज इक्वल टू होता है सिग्मा एमआर। क्लियर हो गया। देखो पता है क्या, अभी हम जहां तक है आपके साथ रिजल्ट अभी आए हैं, पेरेंट्स मीटिंग भी हुई है, और पेरेंट्स मीटिंग में जिन बच्चों के कम नंबर आए होंगे ना उनके अंदर पढ़ने का जोश दुगना हो गया होगा, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों के अंदर ना आजकल जो टाइप चल रहा है, बच्चों का टाइप चल रहा है, उसमें पेपर से कुछ दिन पहले या तो जोश दुगना होता है या तो डांट वाट पड़ी होती है पेरेंट्स मीटिंग में, तभी जोश है जो दुगना होता है। वरना भाई साहब इतना टाइम था आपके पास, काफी टाइम था, वीडियोस भी काफी सारी आ चुकी थी पहले, तो आप काफी टाइम पहले से ही आप तैयारी कर सकते थे। बट दिक्कत ये है आपको लास्ट मोमेंट पे 6 मारने की आदत पड़ गई है सबको, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है, इसलिए आप पढ़ते नहीं हो। ठीक है, अभी मैं खुद बता रहा हूँ, देखो पेरेंट्स मीटिंग में भी जिसने डांट खाई होगी गारंटेड है वो लगातार क्या नाम है पढ़ना स्टार्ट कर देगा। कुछ दिन, ज्यादा नहीं पड़ेगा, कुछ दिन पढ़ता है फिर दोबारा वहीं अपने लय में आ जाता है। बट मैं आपको बोलूंगा प्लीज ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि इस बार पेपर जल्दी होने वाले हैं सारे के सारे, ठीक है ना। थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, ठीक है, और कोशिश करो 11-12 के बेस को ना पक्का करो, कि 11-12 का बेस जिसने पक्का कर लिया, देखो ये वीडियो का ये पोर्शन चाहे तो आप रिकॉर्ड करके देख रख लो, ठीक है, एज अ एविडेंस प्रूफ की तरह रखो। देखो मैं जो बोल रहा हूँ तो कोई बात सच होती नहीं होती। आप 11-12 का बेस पक्का करो, फिर अगर आप बीकॉम करते हो, बीबीए करते हो, जो भी आप करोगे उसमें ये कंटेंट काफी ज्यादा है, खासकर 11-12 का कंटेंट हद से ज्यादा रिपीट होगा, ठीक है ना। देख लेना ये कंटेंट आपको मिलते रहेंगे बार बार परेशान करने के लिए। तो इसीलिए 11-12 का मजबूत होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये आपको आगे तक क्या करेगा, हेल्प करेगा। जिसका ये चीज ये बेस पक्का हो जाएगा वो आगे आराम से बीकॉम बीबीए या बीए जो भी करता है उनमें क्या उनको आसानी होती है। बच्चे बात समझ गए ना, तो प्लीज ध्यान दो। तो ये आपने समझ लिया सारा। उसके बाद टीआर सिग्मा एमआर के बराबर होता है, और जब एमआर स्थिर होती है, तो ये पहले वाला कर जिसमें एमआर बिल्कुल सीधा जा रहा था, एमआर स्थिर होती है उस टाइम पे भी टीआर बढ़ेगा, मगर कौन सी दर से बढ़ेगा, स्थिर दर से बढ़ेगा। क्योंकि अगर एमआर 4-4-4-4 भी हुआ तो टीआर भी तो बढ़ेगा ना, 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16, तो स्थिर दर से बढ़ेगा। तो एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, एमआर जब कम हो रहा था तो टीआर घटती दर से बढ़ रहा था। एमआर आपका 0 हुआ, टीआर मैक्सिमम हो गया। एमआर ऋणात्मक हुआ, टीआर गिरना शुरू हो गया, यानी कम होना शुरू हो गया ऋणात्मक पे। जब एमआर ऋणात्मक हुआ तो टीआर कम होना शुरू हो गया। एमआर इज इक्वल टू टीआर एन में से टीआर एन माइनस 1 घटाना, और टीआर इज इक्वल टू सिग्मा एमआर। क्लियर हो गया। एंड देन लास्ट वन इज एमआर जब स्थिर रहता है तो टीआर बढ़ेगा, बट कौन सी दर से बढ़ेगा, स्थिर दर से, यानी कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा। क्लियर हो गया। देन उसके बाद बच्चे नीचे देखो डबल स्टार लगाया है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है, नीचे आपके नॉलेज के लिए है, क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है कि फर्म का मांग वक्र यानी डिमांड जो कर्व होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू P इज इक्वल टू D लिखा था लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो तो D भी आता है, डिमांड कर्व आता है ना, इसलिए लिखवा रहा है पॉइंट कि MR का जो फर्म का जो मांग वक्र होता है और P कीमत रेखा होती है, यानी D डिमांड कर्व, कीमत रेखा यानी P, उसकी औसत संप्राप्ति वक्र ही होती है। क्या लिखा है, उसकी औसत संप्राप्ति वक्र यानी AR ही होती है, यानी AR को ही क्या बोलते हैं, मांग वक्र कहते हैं, याद रखना। और AR को ही प्राइस कहते हैं, ये तो आपको पता ही है, आपने न्यूमेरिकल में बार बार कर लिया कि AR इज इक्वल टू P होता है।
और ए आर को ही डिमांड कर्व भी कहते हैं, इसलिए ए आर इक्वल टू पी इक्वल टू डी होता है, ठीक है। और एम आर क्यों बराबर आया था इस वाले कर्व में, क्योंकि भाई वो कीमत एक जैसी थी ना, इसलिए एम आर भी सेम हो जाता है इस जगह पे। तो ए आर कर्व को ही फर्म का डिमांड कर्व यानी मांग वक्र और कीमत रेखा कहते हैं, क्योंकि ए आर से अभिप्राय होता है कीमत, ए आर से अभिप्राय कीमत होता है। फिर यहाँ पे सेंटेंस क्लोज है, ठीक है, सेंटेंस क्लोज हो गया। इसलिए ए आर वक्र किसी फर्म के उत्पादन की, यानी कोई भी फर्म है उसके उत्पादन की कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच में क्या बताएगा, संबंध दिखाता है। तो जो ए आर कर्व है वो क्या दिखाता है, वो किसी फर्म की जो कीमत है और मांगी गई मात्रा है उसके बीच में संबंध को प्रकट करता है। तो इसलिए इस पॉइंट को याद रखना कि ए आर कर्व को ही फर्म का मांग वक्र और कीमत रेखा कहते हैं, कीमत कहते हैं ए आर को ही। चलो नोट डाउन करो। तो अब आगे देखिए, आय यानी संप्राप्ति जो चैप्टर कर रहे थे उसमें हमारा औसत संप्राप्ति यानी ए आर तथा सीमांत संप्राप्ति यानी एम आर के बीच में संबंध क्या है। तो जैसे हमने टी आर ए आर एम आर एक साथ बना के देखा था, जब प्राइस कांस्टेंट है तब, और जब प्राइस कांस्टेंट नहीं है तब। तो ऐसे ही अब हम बात करते हैं ए आर और एम आर का, ठीक है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जो ए और एम वाले होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब इसमें दो कर्व है, जनरली जो कर्व बनता है बेटा वो ये वाला बनता है, ठीक है, जनरली जो कर्व बनता है वो आपका ये वाला कर्व बनता है, बट ये कर्व भी इसी का ही है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, देखो आपकी बुक में तो जहां तक मुझे लगता है ये वाला दिया हुआ है, बट अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो मेरे हिसाब से आपको दोनों ही बनाने चाहिए, दोनों ही अच्छे हैं इसके जो कर्व है, ठीक है ना। तो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप दोनों बनाइए, मैं तो ये बोलूंगा, बट आपकी बुक में देखा गया ये वाला है बस, ठीक है ना। तो ये तो करना ही करना है, बाकी आप ये भी बना सकते हो, ठीक है। टीचर इंप्रेस हो जाएगा, खुश हो जाएगा आपसे इससे। तो स्टार्ट करते हैं, अब इसको समझ लेते हैं फटाफट से। देखो हमारे पास क्या है, पहले वाले में देखो ये जो जनरली बनाना है उसमें ए आर कर्व ये रहा और एम आर कर्व ये रहा है, ठीक है ना। इस तरह से एम आर कर्व अंदर की तरफ बनता है, ए आर कर्व बाहर की तरफ बनता है। और अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि ए आर कर्व को डिमांड कर्व भी कहते हैं, तो ये आपका फर्म का डिमांड कर्व होता है। जो एम आर है बेटा वो नीचे भी जा सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, आप चाहे तो उसको नीचे भी भेज सकते हो, ठीक है, पाताल लोक में भेज दो उसे, ठीक है। तो जीरो टच होते जीरो हो जाएगा, नीचे नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमने ऑलरेडी बना रखा है, पहले भी बनाया था, अभी जो हमने जिसमें टी आर भी बनाया था आपको याद हो तो, ठीक है ना, तो उसमें बन जाएगा। तो ये तो आसानी से बन गया, इसको देखो ध्यान से। इसमें तो पहले ए आर कर्व बनाया मैंने इस तरह से, ये ब्लैक वाला जो है ए आर कर्व है, जहां पे ए आर कर्व सबसे ऊंचाई पे बोलूं ना एक तरह से स्थिर हो जाता है, यानी ऊंचाई पे है और स्थिर हो जाता है। वहीं से यह एम आर यहाँ से आएगा और एम आर जैसे यहाँ से आया वो भी, और इस तरह से जहां का सबसे ऊंचा बिंदु और स्थिर फ्लैट बिंदु होगा ना, फ्लैट पोर्शन होगा इस, है ना, वहां पे कट करते हुए नीचे आ जाएगा। बात समझ गया ना। और चाहे तो नीचे और भेजना तो नीचे भेज सकते हो, टच करते जीरो, नीचे होते नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर है। तो पहले ए आर बनाया उल्टा यू, ठीक है ना, और देन एम आर बनाया और जिसको सबसे ऊंचा जो प्लेन चिपटा जो हिस्सा था मैक्सिमम वाला, वहां से काटते हुए क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जैसे ए सी और एम सी पढ़ा था ना हमने, ए सी बनता है यू के आकार का, तो ये उल्टा रिवर्स बन गए सारे। वहां पे ए सी और एम सी यू के आकार का बन रहा था, और एम सी जो है ए सी को ना नीचे से उसके सबसे न्यूनतम बिंदु से काट रहा था, अगर आपको याद हो। एम सी ए सी को उसके न्यूनतम बिंदु से काट रहा था, और यहाँ पे क्या उसके मैक्सिमम बिंदु से, उल्टा बन गया ना अभी, समझ आ गया। तो फटाफट से कर्व बना लो, ये तो आपको पता है यहाँ वाई और एक्स एक्सिस लिखे जाते हैं, यहाँ ए आर एम आर बना रहा तो मैंने उसका नाम लिख दिया, यहाँ पे मात्रा यानी क्यू जिसको हम इकाइयां भी बोल सकते हैं, और ये आपके पास दो कर्व है। मैं दोबारा बोलूंगा, दोनों सीख लोगे, बहुत आसान है, तो टीचर को इंप्रेस कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी ये तो आपको सीखना बेटा, फटाफट से नोट डाउन करो उसे जितनी जल्दी हो सके। अब ध्यान से देखिए आगे बच्चा, काफी ध्यान से सुनना इन चीजों को जो मैं बताने वाला हूं, यहाँ पे काफी चीजें बताऊंगा, ठीक है। पहला देखिए, जब ए आर स्थिर होता है, यानी जो ऊपर वाला जो मैक्सिमम लेवल पे वो कांस्टेंट फिगर थी ना, ऐसे होता है। तो जब ए आर स्थिर होता है उस टाइम पे ए आर और एम आर आपस में बराबर होते हैं, यानी जब ए आर ऐसे, ये ऊपर वाला पोर्शन यहाँ पे था, तो उस टाइम पे ए आर एम आर आपस में कट कर देते हैं ना, इसलिए वो ए आर एम आर वहां पे बराबर होते हैं। ये पॉइंट समझ में आता है। पॉइंट नंबर 2, जब ए आर घट रहा होता है, यानी ए आर नीचे को हो रहा है, तो जब आपने देखा होता है ये कर्व था आपका, ये आपका ए आर कर्व था, मान लो ऊपर से यहाँ पे एम आर कर्व इस तरह से आया था, ये ए आर था और ये एम आर था। तो जब ए आर कर्व घट रहा है, देखो नीचे गिर रहा है ना, तो उस टाइम पे देखो ध्यान से देखो, तो ए आर कर्व एम आर कर्व के ऊपर है, देखो ए आर कर्व बाहर की तरफ है, यानी इसका मतलब ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो उसका मतलब जब ए आर घट रहा होता है, नीचे गिर रहा होता है, उस टाइम पे ए आर ही ज्यादा होता है, क्योंकि वो बाहर की तरफ है, जो बाहर की तरफ होता है वो ज्यादा होता है। तो ए आर ही ज्यादा है किससे, एम आर से। तो दो पॉइंट ध्यान से सुनना, पहला, जब ए आर स्थिर होता है उस टाइम पे ए आर और एम आर आपस में बराबर होते हैं। तो आप इसको और अच्छे से लिख सकते हो ऐसे कि जब
औसत संप्राप्ति यानी ब्रैकेट में ए आर स्थिर होती है, उस वक्त ए आर यानी औसत संप्राप्ति ब्रैकेट में ए आर एम आर से, एम आर मतलब सीमांत संप्राप्ति से अधिक बराबर होता है। औसत संप्राप्ति जो होती है सीमांत संप्राप्ति के बराबर होती है। दोबारा बोलो, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब औसत संप्राप्ति स्थिर होती है यानी ये वाला केस, ये ऊंचाई पे जो है, ठीक है, उस वक्त जो उस स्थिति में औसत संप्राप्ति और सीमांत संप्राप्ति आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो आप पूरा हिंदी में लिख करके ब्रैकेट में उसके जो शॉर्ट फॉर्म है ए आर एम आर ये लिख सकते हो और बहुत अच्छा लगता है ऐसे लिखने में, ठीक है ना। दूसरा, जब औसत संप्राप्ति यानी ए आर घट रहा है, देखो घट रहा है, उस स्थिति में औसत संप्राप्ति अधिक होती है किससे, सीमांत संप्राप्ति से, यानी फिर ब्रैकेट में दिखा दो ए आर ग्रेटर देन एम आर, क्योंकि ए आर बाहर की तरफ है। अगला केस, जब ए आर, जिसने बोला जब ए आर बढ़ रहा होता है, देखो ए आर बढ़ रहा है, ये रहा देखो, जब ए आर बढ़ रहा है, ए आर देखो ये रहा ना आपका नीचे वाला जो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब ए आर बढ़ रहा था उस टाइम पे उसके ऊपर कौन है, एम आर, तो उस टाइम पे एम आर ज्यादा होगा किससे, ए आर से। तो जब ए आर बढ़ेगा उस टाइम पे ए आर ज्यादा नहीं होगा, एम आर ज्यादा होगा। जब ए आर घटेगा तो ए आर कम नहीं होगा, एम आर कम होगा। समझ में आ रही बात को, ठीक है। ये थोड़ा उल्टा चलता रिलेशन बेटा, ध्यान से है। मैं इसको दूसरा कलर डाल जाऊं ताकि कलर से आपको समझ में आ जाए, ये एम आर है ये वाली। तो पहला केस क्या हुआ, जब ए आर इस पॉइंट पे मैक्सिमम यानी जो स्थिर होता है उस टाइम पे ए आर एम आर बराबर होते हैं। जब ए आर घट रहा था उस टाइम पे ए आर ही बाहर की तरफ है, मतलब ए आर ज्यादा होगा एम आर से। जब ए आर बढ़ रहा है, ठीक है ना, जब ए आर आपका ये बढ़ रहा है देखो ये, तो उस टाइम पे एम आर ऊपर आ गया उसके, तो एम आर ज्यादा है ए आर से। समझ में आ गया। और ये बेटा ये एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि इस कर्व के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए बोलो बेटे कर्व आपको बना लेना चाहिए आपके फायदे के लिए। आगे एम आर ऋणात्मक हो सकता है, जो एम आर है वो जीरो भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। ध्यान से सुनो इस बात को, एम आर जीरो भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। क्लियर है। जबकि ए आर जो है ना ही वो शून्य हो सकता है और ना ही वो ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना ना, ए आर ना तो शून्य होगा ना ही ऋणात्मक होगा। तो मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो ऋणात्मक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है कि एम आर ऋणात्मक हो सकता है, एम आर तो बिल्कुल हो सकता है, परंतु ए आर जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ए आर जो है ना वो प्रति इकाई कीमत को बताता है। किसको बताता है, प्रति इकाई कीमत को बताता है। और कभी आपने सुना है, मैंने क्या पूछा, ये मार्कर कितने का है, दुकान वाला कह रहा है भाई ये मार्कर जो है ना माइनस के 20 रुपए का। कभी सुना है ऐसे, है ना। माइनस के 20 का मतलब तो ये हो गया वो मार्कर भी देगा मेरे को और 20 रुपए भी देगा। बताओ, फिर तो बल्ले बल्ले हो गए। ये तो वही बात हो गई ना कि पिज्जा मांगने गए, 300 का पिज्जा भी खा लिया और उसने 300 रुपए मेरे को उल्टा भी दे दिया, मेरे को 300 भी दे दिया और पिज्जा भी दे दिया। तो कभी ऐसा पॉसिबल है, नहीं है। तो उसने बोला कब, क्योंकि जो ये ए आर जो हमेशा औसत को बताता है, प्रति इकाई कीमत को बताता है। और जब कीमत को बताएगा तो कीमत कभी भी क्या है, ऋणात्मक नहीं हो सकती। जब कीमत ऋणात्मक नहीं हो सकती तो ए आर और पी तो बराबर ही होते हैं, तो ए आर भी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो ये बात ध्यान रखनी है हमें कि ए आर ना ही शून्य होगा ना ही ऋणात्मक होगा, जबकि एम आर शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी होता है। एम आर शून्य ऋणात्मक दोनों हो रहा है, ए आर शून्य ऋणात्मक नहीं होता है। ये मैंने बार बार रिपीट किया कि इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो ये समझ में आ गया सारा का सारा, ठीक है। देखो क्या पहला पॉइंट क्या है, दोबारा एक बार देखो फटाफट से। पहला पॉइंट क्या है, जब ए आर स्थिर होगा उस टाइम पे ए आर और एम आर बराबर होंगे। जब ए आर घट रहा होगा, जब ए आर घट रहा होगा उस टाइम पे ए आर ही ज्यादा होगा एम आर से, और जब ए आर बढ़ रहा होगा उस टाइम पे ए आर कम होगा एम आर से, क्योंकि एम आर ज्यादा हो जाता है जब ये ए आर बढ़ रहा होता है। अपोजिट चल रहा है, ठीक है ना। और ये पॉइंट तो बार बार रिपीट हो चुका है। तो इस चैप्टर को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नए चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।